स्वीट होम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यूनसू को बचाने के लिए काफी सारे लोग बेसमेंट के अंदर आए थे, जहाँ पे ये सारे लोग भी फंस गए थे क्योंकि काफी सारे ज़ॉम्बीज ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। और इसी के साथ में दूसरे अंकल भी कहीं ना कहीं फंस गए थे क्योंकि स्पाइडर मॉन्स्टर ने उन पे अटैक कर दिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाते हैं कि कैसे जे योन और योन योक दोनों ही गाड़ी के नीचे छुपे हुए थे। ये दोनों बस वेट कर रहे थे कि कैसे ये मॉन्स्टर का ध्यान भटका सके। योन योक के पास में गाड़ियों की चाबी थी, इसी के कारण वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए एक कार की चाबी का बटन प्रेस कर देता है, जिससे कि मॉन्स्टर पीछे की तरफ देखता है। लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि ये तो एक चाल थी, इसी के कारण ये इन दोनों को मारने के लिए आता है। लेकिन इतनी ही देर में बाकी सारे लोग एक कार लेकर आ गए थे और इन दोनों को भी बचा के कार के अंदर बैठा लेते हैं। देखते ही देखते कार आगे भागने लगती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे इस गाड़ी के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि ये गाड़ी इनकी कहीं ना कहीं तो सेफ्टी कर ही रही थी। एक वक्त तो ऐसा आता है जिस वक्त जीसू को पकड़ के बाहर ले आया था एक मॉन्स्टर, लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके उसे भी अंदर की तरफ ले आया गया था। ये सारे के सारे जाके एक दीवार से भिड़ जाते हैं और अब तो आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। तभी इसी वक्त मिस्टर गिल यहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो भी यूरी के साथ में, और कंटिन्यूअसली आग लगाना शुरू करते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इन मॉन्स्टर से छुटकारा पाना है तो इन मॉन्स्टर्स को आग लगा दो, तभी ये मर पाएंगे। आग लगते ही यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज थे सारे के सारे भागने लगते हैं और बाकी सारे लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं बेसमेंट को बंद करके। हर कोई इंजर्ड था। यहीं पे दूसरी तरफ पता चलता है कि दूसरी जो कि एक स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ रहा है और उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ वो छोटी सी बच्ची, और उस छोटी सी बच्ची को भी इस स्पाइडर मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। अंदर जितने भी बेसमेंट के अंदर लोग बैठे थे वो सोच चुके थे कि अब इन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी के कारण वो दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं और ट्रैप को काफी जोर से खींचते हैं, जिससे कि स्पाइडर मॉन्स्टर उसके अंदर फंस जाता है और बच्ची भी नीचे छूट जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो स्पाइडर मॉन्स्टर उस ट्रैप से बच के नीचे की तरफ कूदता है और दूसरी को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पे ह्यूनसू आ जाता है और फिर से एक बार सबकी जान बचा लेता है। वो स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, जिससे कि वो पूरा स्पाइडर मॉन्स्टर बुरी तरीके से जलने लग जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब ह्यूनसू खुद एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है, उसकी पूरी आंखें ब्लैक हो जाती है। सारे लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि कैसे उसने अपने जान की परवाह किए बिना ही उस मॉन्स्टर को मार डाला। कहीं ना कहीं ह्यूनसू को लगता है कि वो जब मॉन्स्टर बना यानी कि उसकी आंखें ब्लैक हुई तो सबने देखी और सारे लोग डर भी गए। इसी के कारण वो सब कुछ यहीं पे छोड़ के अपने क्वारंटाइन रूम के अंदर जाने लगता है। लेकिन अब सारे लोग समझ गए थे कि किसी भी सिचुएशन के अंदर ह्यूनसू इन लोगों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो मर भी रहा होगा तो भी वो पहले मॉन्स्टर को ही मारेगा। इसी के कारण अब सारे लोग उसे बाहर रहने के लिए कहते हैं कि तुम प्लीज अब बाहर ही रहो। सारे लोग जो भी घायल थे यूरी मिलके उन सब का फर्स्ट एड करती है। बैलेरिना डांसर यानी कि ह्यूनसू को ये बात पता चल गई थी कि यूरी की तबीयत ठीक नहीं है। इसी के कारण वो उसे कहती है कि तुम थोड़ा सा आराम करो, तुम्हें शायद आराम की जरूरत है। लेकिन यूरी को पता था कि इस वक्त उसकी ड्यूटी सबको फर्स्ट एड देने की है। इस वक्त वो सैंगवॉक के पास में भी आती है और सैंगवॉक इस समय सिगरेट पी रहा था, तो वो उसके ऊपर गुस्सा करती है कि पहले ही तो हम लोगों के मरने के दिन पास में आ रहे हैं, ऊपर से तुम अपनी मौत को और जल्दी बुला रहे हो, ये सिगरेट पी के फेंक दो इसको। लेकिन सैंगवॉक कोई बात नहीं सुनता। इसी के कारण यूरी गुस्सा होकर जाने लगती है। तब न जाने कैसे सैंगवॉक के अंदर एक थोड़ा सा चेंजमेंट आता है। वो सिगरेट को फेंक देता है और यूरी से मदद भी मांगता है कि बताओ मुझे क्या करना है। यूरी वापस से आती है और सैंगवॉक की मदद करती है। जैसे वो फर्स्ट एड के लिए उसका पूरा का पूरा शर्ट उतारती है तो उसकी पूरी बॉडी उसे जली हुई दिखाई देती है कि सैंगवॉक ने बेचारे ने कितना कुछ सहा है। इसी के साथ में अब टाइम था खाने का। यहाँ पे पहली बार ह्यूनसू सारे लोगों के साथ में खाना खाने के लिए आने ही वाला था, लेकिन सारे लोग डरे हुए थे। ह्यूनसू को लगता है कि शायद ये सही टाइम नहीं है सब लोगों के साथ बैठने का, इसी के कारण वो बाहर आ जाता है। सेम सैंगवॉक को भी यही लगता था कि सारे लोग उससे डरते हैं, तो वो भी बाहर था। अब मिस्टर गिल यहाँ पे बहुत ही अच्छे कैरेक्टर दिखाए गए हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उन्हें लगता है कि ये दोनों बेचारे उदास हो गए हैं और शायद इन्हें मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के कारण वो उन दोनों के पास आके बैठ जाते हैं और खूब सारी कॉमेडी करने लगते हैं कि तुम लोग तो क्या करोगे जी के, मुझे देखो मैंने तो मेरा पूरा का पूरा पेट कटवा रखा है, अब बताओ आखिर मुझे क्या करना चाहिए। सैंगवॉक और ह्यूनसू को खाने का मन भी नहीं था, लेकिन अंकल की बातें सुन के बेचारे उन दोनों ने खाना भी खा लिया। इसी के साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है कि यूनियो के पैर पे स्टार्टिंग से लगी हुई थी, उसके पैर में कुछ तो दिक्कत थी, इसी के कारण वो बैंडेड बांध रही थी। तभी उसका भाई यानी कि यूनियोक उसके पास आ जाता है। हालांकि लास्ट एपिसोड में उसने उसे चांटा मारा था, लेकिन उसे जब दिखाई देता है कि उसकी बहन किसी परेशानी में है तो वो खुद नीचे बैठ के अपनी बहन के पैर पे पट्टी बांधने लगता है। जब ये चीज यूनियो देखती है तो अपने भाई के टूटे हुए चश्मे के ऊपर एक बैंडेड लगा देती है। कहीं ना कहीं इन दोनों भाई बहनों को अब जाके फील होने लगा था कि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये लाइफ टाइम लड़ झगड़ सके। यहाँ पे जो दोनों छोटे बच्चे थे उसमें से लड़का अपनी बहन को कहता है चलो न दीदी हम लोग खेलते हैं, लेकिन वो बहन जो कि थोड़ी सी बड़ी थी और इस माहौल को देख के इतनी ज्यादा समझदार हो गई थी कि अपने भाई को धक्का दे देती है और कहती है कि इस माहौल के अंदर तुम्हें खेलने की पड़ी है। जब यहाँ पे दूसरे अंकल आते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे खेलने की ही उम्र है, यहाँ पे जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, तुम बस खेलो। तो ये लड़की कहती है कि खेलने के लिए हमें जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, आप मुझे पत्थर देने की बजाय आप मुझे कोई वेपन दे दीजिए, इससे अच्छा होगा कि मैं जिंदा रहूं और अपने भाई को भी जिंदा रखूं। बेचारे दूसरे अंकल तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इस बच्चे को क्या क्या देखना पड़ रहा है।
है। इसी के साथ बेसमेंट वाले लड़कों में से एक लड़का जब नहाने के लिए जाता है तो पहले तो पानी आता है शावर से, लेकिन कुछ ही देर बाद के अंदर ये पूरा पानी खराब हो जाता है। इसका मतलब था कि इनके स्टोरेज के अंदर जो पानी था वो खराब हो चुका है, यानी कि कोई भी उस पानी को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इसी चीज को बताने के लिए योन ह्योक जाता है दूसरे अंकल के पास में कि हमारे साथ में कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है। जो पानी हमारे पास 15 दिन का स्टोरेज का था वो पानी बस अब कुछ दिन का बचा है, पानी पूरी तरीके से खराब हो गया है। दूसरे अंकल को भी इस चीज की टेंशन हो रही थी। तब वो योन ह्योक को कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझसे, मैं तुम्हारी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। इसी के साथ हम बेसमेंट वाले कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ी वाली बेवकूफी कर देते हैं। उन्हें पता था कि बेसमेंट के अंदर उन लोगों के पार्सल्स आ रखे होंगे तो शायद उन्हें जाके ले लेना चाहिए। यहाँ पे योन ह्योक दूसरे अंकल को बेसमेंट के अंदर लेके जा ही रहा था और तभी उसे पता चल जाता है कि ये सारे लोग तो यहाँ पे मस्तियां कर रहे हैं। बेसमेंट के अंदर भर भर के ज़ॉम्बी है और इन लोगों को अपने जान की परवाह ही नहीं है, बस ये बिना किसी हथियार के नीचे चले गए। इसी के कारण योन ह्योक उन्हें बुरी तरीके से डांटता और ऊपर की तरफ भेज देता है और उसके बाद में दूसरे अंकल को नीचे लाके बताता है कि अब हमें कार की जरूरत पड़ेगी, क्या आप इस कार की ऐसी शील्ड तैयार कर सकते हैं जिससे कि हम लोग ज़ॉम्बी से लड़ सके। दूसरे अंकल को समझ में आ गया था कि योन ह्योक चाहता है कि अब कुछ लोग मिलके बाहर जाएं। साथ ही में यहाँ पे एक चीज और रिवील होती है कि सारे लोग मिलके जो पार्सल्स खोल रहे थे तो उसके अंदर कुत्ते वाली जो ओनर थी वो सारे के सारे पार्सल्स को खुद का नाम दे रही थी। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि जो भी इन पार्सल के ओनर थे वो सारे के सारे ही मारे गए थे। जिसके बाद में सीन या फायर फाइटर यानी कि ईक्यू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसे अब आर्मी मेंबर ने नीचे उतार दिया था और बताते हैं कि हमें बस उन लोगों की तलाश है जो कि अभी तक भी इन्फेक्टेड होने के बाद में सर्वाइव कर रहे हैं। तुम्हें हमसे डील करनी पड़ेगी, हम तुम्हें एक लोकेटर देंगे, अगर तुम ऐसे किसी इंसान के बारे में बता देती हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो यानी कि ये सब कुछ ईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो अपने पूरे ग्रुप के साथ में गद्दारी करेगी और ह्यून सू को इन आर्मी मेंबर्स को दे देगी ताकि वो लोग मिलकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके और कोई नया एंटीडोट बना सके। अब यहाँ पे जिस वक्त प्लानिंग चल रही थी कि इन लोगों को गाड़ी के अंदर जाना है और काफी सारा सामान लेकर आना है, तो ये सारी चीजें एक चश्मे वाला लड़का सुन लेता है और उसे एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं बस वही लोग अपनी गाड़ी ठीक करके यहाँ से भाग जाएंगे और बाकी सारे लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। इसी के कारण वो बुरी तरीके से झगड़ा कर लेता है। जब सैंगवॉक को ये बात पता चलती है तो वो इस चश्मे वाले लड़के को उठा के बाहर फेंकता है और बहुत बुरी तरीके से चांटा लगाता है और बताता है कि बेवकूफ, हम यहाँ पे सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम बाहर जाएंगे तो सबके लिए ग्रोसरी लेकर आएंगे, हम यहाँ से भागने के लिए गाड़ी तैयार नहीं कर रहे हैं। तब जाके वो चश्मे वाला लड़का शांत होता है और उसे समझ में आता है कि उस अकेले को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाया जा रहा है, बल्कि सबके लिए यहाँ पे खाना लेके आने के लिए इतनी सारी तैयारियां हो रही है। योन ह्योक सबके सामने पूछता है कि अब हमें बाहर जाना है, अपने आप से एंट्री दे दो कि आखिर बाहर कौन कौन जाएगा। वही इंसान बाहर जाएगा जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग के अंदर देखा जाए तो वो सैंगवॉक के अलावा कोई भी नहीं था। सैंगवॉक कहीं ना कहीं इस चीज को लेके घबराया हुआ था और मना भी करता है कि उसे बाहर नहीं जाना, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर भी था कि अगर सैंगवॉक नहीं गया तो आखिर बाहर कौन जाएगा, कौन चोरी करेगा, कौन मॉन्स्टर से फाइट करेगा। इसी के कारण सैंगवॉक भी हाँ कर देता है। अब तो उस चश्मे वाले लड़के को भी गिल्ट होने लगता है कि उसने खामखा सबके ऊपर बेमतलब में चिल्लाया और खुद का हिस्सा मांगने लगा, बल्कि यहाँ तो सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करने के अंदर लगे हुए हैं। जे ह्योन उस चश्मे वाले लड़के को समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इस सिचुएशन के अंदर किसी के भी साथ में कुछ हो सकता है। इसी के साथ हम जीसू को देखते हैं, वो एक गिटारिस्ट थी। इसी के कारण वो अपना गिटार लेके प्ले कर रही थी। हालांकि उसकी गिटार की 2 स्ट्रिंग टूट गई थी, 6 में से सिर्फ 4 बची थी, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ तो म्यूजिक प्ले कर ही रही थी। ह्यूनसू यहाँ पे पहुंच जाता है और उसे ये मेलोडी बहुत पसंद आती है और इसी मेलोडी का नाम ह्यूनसू स्वीट होम रखता है। जिसके बाद एक सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूनियो वॉशरूम के अंदर बैठी थी, अपनी कुछ पिक्चर्स देख रही थी और उसे पता चलता है कि वॉशरूम के बाहर जीसू आई हुई है और अब इन दोनों के बीच में तो 36 का आंकड़ा था। इसी के कारण यूनियो जान करके वॉशरूम को ओपन नहीं करती और अपने कान के अंदर हेडफोन लगा लेती है। पता चलता है कि जीसू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, उसके पेट में दर्द हुआ और वो यहीं पे गिर गई। जब यूनियो बाहर आती है तो वो जोर से चिल्लाती है कि कहीं ये मॉन्स्टर तो नहीं बन गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मॉन्स्टर नहीं बनी बल्कि उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। अब योन ह्योक जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसे पता था कि आखिर ये दर्द क्यों हुआ है। वो जीसू के पेट को टच करता है और बताता है कि तुम्हें तो अपेंडिक्स है, अगर कुछ ही देर के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और तुम उसके पॉइजन से अपने आप ही मर जाओगी। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो ऑपरेशन किया जाए। योन ह्योक तो कहता है कि मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा ये मुझे भी नहीं पता। तब जीसू कहती है कि ऑपरेशन नहीं करने से भी मैं मर ही जाऊंगी, इससे अच्छा तो तुम ऑपरेशन ही कर दो, हो सकता है कि 1% चांस तो हो मेरे बचने का। जहाँ एक तरफ यहाँ पे ग्रोसरी का सामान बाहर से लाने की तैयारियां चल रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ पूरी की पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है। पता चलता है कि इस वक्त अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि जीसू का ऑपरेशन करना। इसी के कारण योन ह्योक सबको अलग अलग ड्यूटी दे देता है कि हमें यहीं पे ऑपरेशन थिएटर बनाना पड़ेगा और उसके बाद में ये लोग मिलके जीसू का ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीजें थी उन सबको बॉइल करी जाती है, एक ऑपरेशन थिएटर के जैसे बना दिया जाता है। लेकिन अभी भी जरूरत थी सारे के सारे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स की, उसके लिए इन्हें बाहर जाना पड़ेगा और साथ ही में मेडिकल से दवाइयाँ और भी कई सारी चीजें लानी पड़ेगी। इन सब चीजों की नॉलेज यूरी को थी क्योंकि वो खुद भी मिस्टर गिल की देखरेख के लिए ही आई थी, यानी कि वो एक नर्स है, तो उसे इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता था। यानी कि बाहर जाने के लिए अब भेजा जाएगा सैंगवॉक और यूरी को। इसी के साथ में अगर खाने का कहीं पे सामान
सामान मिलेगा तो ह्यूनसू उस सामानों को उठा लेगा। यहाँ पे यॉन ह्योक ने आज से पहले कभी भी कोई सर्जरी नहीं करी थी, इसी के कारण वो हर जगह डायग्राम बनाने लगता है कि आखिर उसे जीसू के ऊपर कैसे ऑपरेशन करना है। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की भी तैयारी हो चुकी थी। जे ह्योन जीसू के पास में आता है और उसे कहता है जो भी होगा सब कुछ ठीक होगा। जीसू भी कहीं ना कहीं डरी हुई थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ऑपरेशन कराने के अलावा। इसी के साथ अब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी एकदम पूरी तरीके से पैक कर दी गई थी, लेकिन ये वही दिन था जिस दिन ह्यूनसू सुसाइड करने वाला था। इसी के साथ में हमें ह्यूनसू का पूरा पास्ट दिखाया जाता है कि ह्यूनसू एक बहुत ही प्यारा लड़का था, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उसने एक स्कूल के अंदर एक लड़के से बातचीत करी बिल्कुल नॉर्मल। तब से उस लड़के ने ह्यूनसू को इतनी बुरी तरीके से मारा जिसकी कोई हद ही नहीं थी। उस लड़के ने अपना पूरा ग्रुप इकट्ठा कर लिया और वो सब मिलके ह्यूनसू को बेमतलब के अंदर मारा करते थे। ह्यूनसू के सारे दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो सब लोग मिलके बस ह्यूनसू को पिटते हुए देखा करते थे। ह्यूनसू किसी से मदद भी मांगता तो भी उसकी कोई मदद नहीं करता था। ना उसके फादर ना उसके प्रिंसिपल, किसी को भी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ह्यूनसू पूरी तरीके से टूट चुका था। इवन वो कई बार तो सुसाइड करने के बारे में भी सोचता था, लेकिन हर बार उसे मार पीट दिया जाता था। रीजन पूछने भी ह्यूनसू को भी कुछ नहीं बताया जाता था। एक दिन की बात थी जब ह्यूनसू के दोस्त को वही बुरा लड़का गाड़ी के सामने कूदने के लिए बोलता है, बिल्कुल मजाक मस्ती के अंदर, और कहता है कि अगर तू गाड़ी के सामने कूद गया तो मैं तुझे पैसे दूंगा तेरी माँ के इलाज के लिए। ह्यूनसू आता है और अपने दोस्त को खींच लेता है, बचा लेता है और उस बुरे लड़के को कार के सामने फेंक देता है। वो तो अच्छा हुआ कि वो बुरा लड़का मरा नहीं, लेकिन इस चक्कर के अंदर ह्यूनसू का दोस्त ही उसे बुरी तरीके से मारता है कि साले तेरे चक्कर के अंदर आज मेरी माँ की डेथ हो गई। अगर मैं गाड़ी के सामने कूद जाता तो ये लड़का मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दे देता। बेचारा ह्यूनसू हर जगह से फंसा हुआ था, ना उसे फैमिली से कोई सपोर्ट था। उसे स्कूल के अंदर सब बच्चे मारते थे, साथ ही में सारे दोस्त भी उसे बहुत बुरा भला बोलते थे। तो आखिर ह्यूनसू करता क्या? यही चक्कर था कि उसने अपने पूरे हाथ को काट पीट दिया था और मरने के लिए तैयार था। जिसके बाद आखिरी सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग गाड़ी के अंदर बैठ के बाहर निकल गए थे, लेकिन तभी बहुत बड़ा मॉन्स्टर, जिसने की कुछ दिनों पहले एक मॉन्स्टर को दबा दिया था पकड़ के, वही जॉइंट मॉन्स्टर इनकी गाड़ी को पलट के बहुत बुरी तरीके से गिरा देता है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या ये सारे लोग जिंदा बचे? क्या ये लोग जीसू के ऑपरेशन के लिए सामान ला पाएंगे या फिर इस मॉन्स्टर का क्या होगा? ये सब तो गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलता जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।